महाराष्ट्र में क्या कुछ खट रहा है। महाराष्ट्र जो सबसे अनबुझा यानी कि जिसकी गणित निकालना बड़ा मुश्किल है तमाम राजनीतिक पंडितों को। महाराष्ट्र क्यों, बीजेपी एनडीए उनके लिए भी एक टेढ़ी खीर है और महाविकास आघाड़ी के लिए तो टेढ़ी खीर है ही। महाराष्ट्र क्या कहता है, एनडीए को लॉस अगर सबसे ज़्यादा हो रहा है राजस्थान के बाद, राजस्थान से भी ज़्यादा, तो महाराष्ट्र क्यों है। और महाराष्ट्र के वोट की राजनीति या फिर जातिगत समीकरण क्या कहता है। क्या मराठा आंदोलन एक बहुत बड़ा डेंट बनेगा। पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात बीजेपी, हर जगह ये एनडीए को फ़ायदा हो रहा है और हर जगह एनडीए एक तरीके से अपना वर्चस्व बना रही है, बढ़ा रही है और हर जगह जीत रही है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि एनडीए हार कहाँ रही है, कहाँ उसे लॉस हो रहा है और महाराष्ट्र में एनडीए और बीजेपी का पूरा गणित किस तरीके से उलटफेर में फंसा हुआ है और कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है। कुछ सीटों का लॉस है और ये सीटों का लॉस अगर किसके मत्थे दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा पेचीदा और सबसे ज़्यादा गड़बड़ झाले की अगर कहीं कहानी लिखी जा रही है तो वो महाराष्ट्र है। आज महाराष्ट्र में बात करूंगा, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज बात महाराष्ट्र में खेल बड़ा अजब है। महाराष्ट्र में खेल इसलिए अजब है क्योंकि बीजेपी अगर 28 से ज़्यादा लोकसभा चुनाव पर लड़ रही है और आपको पता है पहले बीजेपी 41 जीतती है, 48 में से एनडीए जीतता है, बाद में वो 40 आ रहा और क्या 2019 और 2014 के ही भांति 2024 में भी एनडीए जीतेगा। क्योंकि अगर आपको याद है तो इस बार एक और पावर बढ़ा, यानी कि एनसीपी का एक गुट वो साथ में बीजेपी के मिला है और ये एनडीए है और उधर महाविकास आघाड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने 2014 या 2019 के या फिर एनडीए उस चीज़ों को दोहरा पाएगी जो बड़ा मुश्किल लग रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है समझिए। एक वोट बैंक तो जो भी है, लेकिन वो वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर आपको याद हो तो किस तरीके से बीजेपी ने पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जो गठबंधन किया है और 2014 में क्या रहा आपको याद है कि ओवैसी और अंबेडकरवादी यानी कि अंबेडकर के पोते की पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसके कारण कांग्रेस और एनसीपी को अलग अलग सीटों पर बड़ा नुकसान हुआ और वो नुकसान बीजेपी को या एनडीए को 41 की टैली तक ले आया। 2019 में भी कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन 2019 में ज़मीनी मुद्दे बड़े हावी रहे और शिवसेना और बीजेपी का चरमवाद या फिर कहा जाए कि राष्ट्रवाद की झलकी एक दूसरे को मैच कर रही है। लेकिन आप समझिए शिवसेना का जो उद्धव ग्रुप है, वो उद्धव गुट जिन सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो बेमेल के हैं। यानी कि जहां पर उनका वोट नहीं है, जहां पर कांग्रेस का वोट नहीं है, जहां एनसीपी का वोट है, वहां पर उद्धव गुट के शिव सैनिक खड़े हैं। अब उनका चुनाव चिन्ह क्या है, मसाल। अब मसाल को एनसीपी या फिर कांग्रेस वोट ट्रांसफ़र करवा पाएगी, बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ये है जहां पर कांग्रेसी या एनसीपी लड़ रहे हैं और वो बहुत हद तक वो जगह जो है वो शिवसेना उद्धव के लायक थी। अब जब शिवसैनिक निकलेंगे उद्धव के लिए वोट देने के लिए तो वो देखेंगे तीर कमान इधर कहीं मिल नहीं रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि तीर कमान नहीं मिल रहा है, चीज़ें निकल रही हैं, तो एक असमंजस की स्थिति है, वो बाहर निकल नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, बड़े पैमाने पर अभी भी देखिए शिवसेना और बीजेपी का कोर वोटर एक जैसा ही है। यानी कि वो सब उग्र हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद के प्रहरी हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को अग्रणी रखकर एक, इसीलिए उन दोनों का गठबंधन मेल का गठबंधन था, बेमेल का गठबंधन नहीं था। लेकिन अब शिवसैनिक, आप सोचिए, जो एनसीपी के खिलाफ जिन्होंने राजनीति की है, कांग्रेस के खिलाफ जिन्होंने राजनीति की है, वो कैसे एक दूसरे को वोट अपना शिफ्ट कर पाएंगे। ये रही बात आपके महाविकास आघाड़ी की, यानी कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, उद्धव वाला और शरद वाला ग्रुप। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है,
अभी 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही शिवसेना के बहुत सारे लोग और एनसीपी शरद पवार के गुट के बहुत सारे लोग अजीत की पार्टी में आ गए हैं। दूसरा, अजीत सबसे कम सीटों पर लड़ रहे हैं, 4 सीटों पर लड़ रहे हैं और 4 सीटें वो निकाल लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो शिंदे शिवसेना ग्रुप है, क्या वो बेहतर कर पाएगा, क्या वो 12 सीटें निकाल पाएगा और क्या वो मजबूती लेकर आएगा? क्योंकि बीजेपी 28 सीटों में से 25 सीटें तो निकालती हुई नज़र आ रही है और कहीं पर बहुत हैवी फाइट भी है। बीजेपी को एक और चीज़ का वहाँ सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी को बहुत सारे नेता या फिर वोटर्स इस तरीके से देख रहे हैं, गुजराती वर्सेस मराठी का, यानी कि ये जो मुद्दा ज़मीन पर है मराठी वर्सेस गुजराती का, ये खामियाजा है। दूसरा ये है, कहा जा रहा है कि सिंपैथी बहुत बड़े पैमाने पर शरद पवार के साथ है, कि शरद पवार की एनसीपी टूटी है और शिवसेना उद्धव ग्रुप के पास बहुत बड़े पैमाने पर सिंपैथी, यानी कि उनकी भी पार्टी का विभाजन हुआ और बीजेपी उसमें गेम चेंजर और मलाई लेने वाली निकलती है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन सारी चीज़ों में अगर आप किसी को जोड़ भी दीजिए, किसी को मान भी लीजिए, तो इसका खामियाजा क्या? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि बीजेपी अपने रीच को पहुंचती है और इधर शिंदे क्या वो बेहतर कर पाएंगे? क्या शिंदे की पकड़ है और शिंदे अपनी पकड़ को बेहतर बना पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, खास तौर से महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त बड़ी उलटफेर की राजनीति चल रही है और बड़ी दिलचस्प चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है। बीजेपी तो अपना बेहतर कर पाएगी, लेकिन एनडीए घटेगा और एनडीए घटकर कितना आएगा? क्या वो 32 और 35 पर आ जाएगा? तो क्या एनडीए को आप समझिए 8 सीटों का नुकसान होगा? और 48 में से अगर एनडीए 36-37 पे आ रहा है तो एनडीए के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, बीजेपी को आने वाले विधानसभा में कितनी बड़ी दिक्कत होगी। वाकई महाराष्ट्र का जो अंक गणित है या राज गणित है वो आपस में बहुत दिलचस्प है, गुथा हुआ है और महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसको भाप पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप समझिए कि 35-36 सीट अगर एनडीए निकाल रहा है 48 में से, तो वो एनडीए के लिए, और बीजेपी 26 सीटें निकाल रही है खुद अकेले, तो ये एक अच्छी सूचना है। लेकिन एक बुरी सूचना शिंदे के लिए है कि शिंदे क्या अपना राज बचा पाएंगे? क्या इन चुनाव के बाद बीजेपी या फिर एनसीपी उनको ताश के पत्तों की तरह वापस फेंट नहीं देगी? बड़ा सवाल ही है। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अगर आप स्कैनर पर स्कैन करके सहायता करना चाहते हैं सत्यपरक भारत को, तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।